मैं डॉक्टर आर के पुरोहित, आपका स्वागत है। आज के व्याख्यान में बैलेंस ऑफ पावर, शक्ति संतुलन को आगे बढ़ाएंगे। पिछले व्याख्यान में उसकी परिभाषा, उसकी प्रकृति और उसकी विशेषताओं के बारे में चर्चा हुई थी। आज आगे इसके देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि शक्ति संतुलन स्थापित करने के क्या उपाय हैं या शक्ति संतुलन किस प्रकार से स्थापित किया जाता है। पिछले व्याख्यानों में हमने देखा कि शक्ति संतुलन का होना विश्व के संचालन के लिए, अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था के संचालन के लिए आवश्यक है। विभिन्न राष्ट्र अपने संबंधों को स्थापित करते हैं। जिन राज्यों के साथ उनकी बहुत अच्छी बनती है, जिन राज्यों के साथ उनके मैत्रीपूर्ण संबंध हैं, वे सब आपस में मिलकर के गुट बनाने का प्रयास करते हैं ताकि दूसरे गुटों के आक्रमण से या दूसरे गुटों के द्वारा उत्पन्न किए गए संकटों से वे अच्छी तरह से उसका सामना कर सकें, मुकाबला कर सकें, समस्या का समाधान कर सकें और अपने राष्ट्रीय हितों को पूरा कर सकें। तो आज देखें कि शक्ति संतुलन स्थापित करने के क्या उपाय हैं। इसमें सबसे पहला है शस्त्रीकरण और निशस्त्रीकरण। दोनों प्रकार से शक्ति संतुलन की स्थापना होती है। एक शस्त्रीकरण से कि अपने शस्त्रों का उत्पादन बढ़ाओ, मतलब कि अपना शस्त्रीकरण शुरू कर दो। कैसे? अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्रों का निर्माण करिए। यदि निर्माण नहीं कर सकते तो विदेशों से मंगाइए, खरीदिए। यदि आपके पास पैसा नहीं है, आप उधार लेकर खरीदिए, लेकिन दूसरे राष्ट्र की तुलना में अपनी शक्ति को हमेशा बढ़ाते रहना चाहिए। क्या हुआ? 1983 में पाकिस्तान ने $3.2 अरब के विमान, बमवर्षक विमान अमेरिका से खरीदे, जिसमें F-16 ये विमान प्रमुख था। तो F-16 विमान उस जमाने का बहुत ही श्रेष्ठ किस्म का, एक नंबर का फाइटर विमान था, बमवर्षक विमान था। भारत ने सोचा कि यदि अमेरिका ने पाकिस्तान को इतना ज्यादा अस्त्र शस्त्र दिया है और यह पैसा भी पाकिस्तान को अरब देशों से मिला था, सऊदी अरब से मिला था, और उस पूरे पैसे से उसने क्या किया, अमेरिका से विमान खरीद लिया। भारत ने सोचा कि हमको भी कुछ करना चाहिए, तो उसने इंग्लैंड से जगुआर खरीद लिया और सोवियत संघ से भी एक बढ़िया विमान खरीद लिया। तो इस प्रकार से शस्त्रीकरण करके शक्ति संतुलन की स्थापना की जाती है और निशस्त्रीकरण करके भी शक्ति संतुलन की स्थापना की जाती है। लेकिन निशस्त्रीकरण कौन करेगा? जिस गुट की शक्ति दूसरे गुट की तुलना में ज्यादा है। जैसे प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद जब वर्साय की संधि हुई, इस वर्साय की संधि में जर्मनी को पूरी तरह से निशस्त्र कर दिया गया। उसकी पूरी सेना खत्म कर दी गई। उसके जितने अस्त्र शस्त्र थे ये सब के सब मित्र राष्ट्रों ने बांट लिया। उसके जितने जहाज थे, जंगी जहाज थे, पनडुब्बियां थी, ये सब का सब इंग्लैंड, फ्रांस आदि देशों ने ले लिया। जर्मनी का निशस्त्रीकरण करके शक्ति संतुलन की स्थापना करने का प्रयास किया गया। तो शस्त्रीकरण और निशस्त्रीकरण दोनों ही तरह से शक्ति संतुलन स्थापित करने का प्रयास किया जाता है। दूसरा, गठबंधन करके। आज तक दुनिया में जितने भी सैन्य संगठनों का निर्माण हुआ है, गठबंधन तो है। गठबंधन संबंधों में गठान होता है, उसे गठबंधन कहते हैं। जब तक गांठ नहीं होगी तब तक गठबंधन नहीं होगा। तो अंतरराष्ट्रीय संबंध में भी गठबंधन होता है। भारत के संदर्भ में इसको महाठग बंधन कहा जाता है और अंतरराष्ट्रीय राजनीति में इसका गठबंधन कहते हैं। नाटो हो, सीटो हो, सेंटो हो अथवा वार्सा पैक्ट हो, ये समस्त गठबंधन
शक्ति संतुलन स्थापित करने की दृष्टि से संपन्न हुए थे। भारत और सोवियत संघ के बीच सुरक्षा मैत्री संधि हुई थी 9 अगस्त 1971 को। इसका भी उद्देश्य गठबंधन था, ताकि यदि पाकिस्तान के साथ चीन भी आक्रमण करता है भारत पर, क्योंकि ऐसी संभावना हो गई थी, या अमेरिका भी आक्रमण करता है भारत पर, तो भारत अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक मंच पर अकेला पड़ न जाए। इसलिए भारत ने सोवियत संघ के साथ सुरक्षा मैत्री संधि करके गठबंधन किया था। और जब अमेरिका ने ढाका में रहने वाले अमेरिकन नागरिकों की सुरक्षा के बहाने अपना 7वां बेड़ा बंगाल की खाड़ी की ओर रवाना किया, तो इसका उद्देश्य भारत को मनोवैज्ञानिक दृष्टि से पस्त करना था। और तब सोवियत संघ ने कहा, मैडम आप चिंता न करें, श्रीमती इंदिरा गांधी को उसने कहा था, मैडम आप चिंता न करें, हम भी इधर से अपना जहाज भेज रहे हैं। इसके साथ ही सोवियत संघ ने भारत को यह आश्वासन दिया था कि यदि चीन किसी प्रकार की गड़बड़ी करता है, शरारत करने का प्रयास करता है, तो आप चिंता न करें, हम चीन की उत्तरी सीमा जो सोवियत संघ से मिलती है वहां पर हम इसको उलझा देंगे। तो जब इतना आश्वासन मिला तब जाकर के भारत सुरक्षा की दृष्टि से निश्चिंत रह सका। उस समय भारत में श्रीमती गांधी थी। तो जितने भी गठबंधन हुए हैं, जितने भी सैन्य संगठन बने हैं, ये सब का उद्देश्य शक्ति संतुलन है। तीसरा है क्षतिपूर्ति। क्षति की पूर्ति होनी चाहिए। यदि मान लीजिए 2 पक्ष में युद्ध होता है तो विजयी पक्ष पराजित पक्ष के ऊपर क्षतिपूर्ति का पूरा भार डाल देता है। वर्साय की संधि में क्या हुआ था कि इंग्लैंड, फ्रांस, इटली, जापान, अमेरिका, इन सभी देशों ने मिलकर के प्रथम विश्व युद्ध की पूरी जिम्मेदारी जर्मनी पर डाल दी थी और जर्मनी का पूरा आर्थिक बलात्कार कर लिया था। जर्मनी के जितने भी आर्थिक स्रोत थे, व्यापारिक केंद्र थे, बंदरगाह थे, इन सब पर इन मित्र राष्ट्रों ने कब्जा कर लिया था और युद्ध की बहुत बड़ी भारी रकम की क्षतिपूर्ति करने के लिए दबाव डाला था। तो क्षतिपूर्ति दोनों प्रकार से होता है, एक आर्थिक भी, दूसरा क्षेत्रीय भी। जर्मनी के जितने भी उपनिवेश थे, इन सभी उपनिवेशों को इंग्लैंड, फ्रांस ने मिलकर के बांट लिया था। तो ये तो क्षतिपूर्ति है, युद्ध के बाद होता है। और युद्ध के बाद ऐसा क्षतिपूर्ति का आरोप लगा करके, क्षतिपूर्ति करा करके शक्ति संतुलन स्थापित करने का प्रयास किया जाता है, ताकि उस गुट को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाए और अपने वर्चस्व की स्थापना की जाए। फिर है फुट डालो शासन करो। ये तो बहुत पुरानी नीति है। इंग्लैंड ने यही किया भारत में और यही करके 200 वर्षों तक शासन किया। दुनिया के सब देशों में यही काम किया। फिलिस्तीनी क्षेत्र में यहूदियों को बसा दिया और अरबों को आश्वासन दे दिया। फिलिस्तीनी क्षेत्र में अरबों को बसाने के लिए हां बोल दिया, आओ बसो। और उधर अरबों का आश्वासन दे दिया कि फिलिस्तीन में तुम्हारी इच्छा कि मेरा किसी भी दूसरे लोगों को, किसी दूसरी जाति को बसाया नहीं जाएगा। यहूदी आकर बसने लगे, फिलिस्तीनी विरोध करने लगे, आपस में लड़ने लगे, इधर इंग्लैंड मजा करने लगा। दुनिया में जितने भी इस प्रकार की गड़बड़ी हुई हैं, इस प्रकार के युद्ध हुए हैं, इन सभी युद्धों के पीछे इंग्लैंड, फ्रांस आदि साम्राज्यवादी देशों की नीतियां हैं। अरब इस्राएल के झगड़े के पीछे कौन है? ब्रिटिश नीति है। भारत पाकिस्तान के बीच वैमनस्यता दुश्मनी के पीछे कौन है? इंग्लैंड है। कोरिया के पीछे कौन है? जापान है। वियतनाम के पीछे कौन है? फ्रांस है। ऐसे आपको 50 उदाहरण मिल जाएंगे कि इन साम्राज्यवादी देशों की नीतियों के कारण दुनिया में विभिन्न प्रकार के युद्ध हुए हैं। तो फुट डालो और शासन करो की नीति करके सत्य संतुलन की स्थापना की जाती है। फिर है हस्तक्षेप और हस्तक्षेप।
किसी राज्य के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करना, जैसे भारत के आंतरिक मामलों में पाकिस्तान का आए दिन हस्तक्षेप, कश्मीर में यह हस्तक्षेप हुआ। जैसे अमेरिका के द्वारा ग्रेनाडा के मामले में हस्तक्षेप करना, अमेरिका के द्वारा वियतनाम के मामले में हस्तक्षेप करना। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि द्वितीय विश्व युद्ध में जितने बमबार्डिंग हुए थे दोनों पक्षों के द्वारा, उससे अधिक बमबार्डिंग अमेरिका ने वियतनाम में 30 वर्षों में किया था। और यही कारण है कि वियतनाम का एक बहुत बड़ा भाग ऐसा बंजर बन चुका है कि वहां पर एक तिनका तक नहीं उगता। यह है हस्तक्षेप जबरदस्ती का। और दूसरा अहस्तक्षेप, तुम आपस में लड़ो, जो हारेगा वो तो खत्म ही हो जाएगा, जो जीतेगा वो थक जाएगा, थके हुए को हम आसानी से परास्त कर देंगे। ये अहस्तक्षेप। मजा देखते हैं, दुनिया के राष्ट्र भी मजा देखते हैं। दूसरा मोर्चे का उदाहरण लीजिए, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय जर्मनी ने जब सोवियत संघ पर आक्रमण किया, ये विश्वासघात था जर्मनी का सोवियत संघ के प्रति, तो सोवियत सेना जर्मनी की सेना से लड़ने के लिए तैयार नहीं थी, या किसी भी प्रकार के युद्ध के लिए तैयार नहीं थी, उसकी तैयारी नहीं हुई थी उसमें। परिणाम यह हुआ कि जर्मनी की सेना आगे बढ़ने लगी, सोवियत संघ की सेना पीछे हटने लगी। लगातार हार पर हार चलते रहा। इस बीच सोवियत संघ ने जर्मनी के उस अनाक्रमण समझौते को रद्द करते हुए, जर्मनी तो पहले से रद्द कर चुका था, अब सोवियत संघ ने उसको रद्द कर दिया और इंग्लैंड, फ्रांस, अमेरिका के साथ जर्मनी को हराने के लिए संधि किया। लेकिन मित्र राष्ट्रों की सेनाएं, इंग्लैंड, फ्रांस, अमेरिका की सेनाएं मजा देखती रही कि सोवियत संघ की साम्यवादी व्यवस्था खत्म हो जाए। जर्मनी लगातार सफल होता जा रहा था, इंग्लैंड, फ्रांस, अमेरिका को मजा आ रहा था। वो ये रास्ता देख रहे थे कि कब सोवियत संघ पस्त हो, हारे। जब हारेगा तो सोवियत संघ तो खत्म हो जाएगा, हम जर्मनी जो थका हुआ होगा आसानी उसको खत्म कर देंगे। लेकिन युद्ध में पासा पलटा। जब पासा पलटा, जर्मनी की सेना परास्त होने लगी, पीछे हटने लगी, सोवियत संघ की सेना आगे बढ़ने लगी। और जब मित्र राष्ट्रों को यह पक्का विश्वास हो गया, अरे युद्ध में तो पासा पलट चुका है, जर्मनी हार रहा है, सोवियत संघ विजयी होकर के और आगे बढ़ते जा रहा है, तब उन्होंने अहस्तक्षेप की नीति को छोड़ा और फिर जर्मनी के विरुद्ध पश्चिम की ओर से आक्रमण किया। जर्मनी बीच में, पूर्व की तरफ सोवियत संघ, पश्चिम की तरफ अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, अमेरिका। और दोनों तरफ से जब दबाव बढ़ा तब जर्मनी को आत्मसमर्पण करना पड़ा। तो हस्तक्षेप और अहस्तक्षेप दोनों ही प्रकार से शक्ति संतुलन स्थापित करने का प्रयास किया जाता है। फिर मध्यवर्ती राज्य, इसको इंग्लिश में बफर स्टेट कहते हैं। दो शक्तिशाली राज्यों के बीच जो राज्य स्थित होता है उसको बफर स्टेट या मध्यवर्ती राज्य कहते हैं। क्योंकि यदि मान लीजिए एक राष्ट्र इस अपने प्रतिद्वंदी राष्ट्र के ऊपर आक्रमण करना चाहेगा तो बफर स्टेट होते हुए वह इस राज्य तक आ सकेगा, और जब बफर स्टेट में प्रवेश करेगा वह वैसे ही इसको पता चल जाएगा, ताकि वह युद्ध की तैयारी इस समय पे कर लेगा। यह बफर स्टेट का अर्थ है। जैसे भारत और चीन के बीच तिब्बत बफर स्टेट था, लेकिन भारत तो भारत है। एक गाल में थप्पड़ मारा, दूसरा गाल दिखा दो। पंडित नेहरू का समय था। तिब्बत को जब चीन ने अपने क्षेत्र में मिलाया, भारत को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। तो तिब्बत मध्यवर्ती राज्य था। आज भूटान भारत और चीन के बीच बफर स्टेट है।
इसी प्रकार से रूस और चीन के बीच मंगोलिया बफर स्टेट है। तो बफर स्टेट क्या है कि शक्ति संतुलन बनाए रखने का काम करते हैं। फिर परमाणविक शक्ति। परमाणविक शक्ति राष्ट्रों को शक्ति संतुलन बनाए रखने के लिए बाध्य करती है। यदि उत्तर कोरिया के पास परमाणविक शक्ति नहीं होता तो अमेरिका कब का उस पर आक्रमण करके उसको अपने क्षेत्र उसको ठीक ठाक कर चुका होता। लेकिन किम जोंग बहुत तेज तर्रार आदमी है। अपने राष्ट्र के लोगों के पास खाने के लिए भोजन नहीं है, लेकिन सब अस्त्र शस्त्र का प्रयोग आए दिन कर रहा है वो। तो परमाणविक शक्ति, दोनों पक्ष एक दूसरे से सीधे टकराने से बचने की कोशिश करते हैं, क्योंकि परमाणविक शक्ति ऐसी शक्ति है, यदि किसी एक राष्ट्र ने इसका उपयोग किया तो दूसरा राष्ट्र दुगुनी तिगुनी 10 गुनी शक्ति से उस पर प्रहार करेगा, और इसमें वो राष्ट्र बहुत ज्यादा नुकसान में रहेंगे जिनका क्षेत्रफल, जिनकी जनसंख्या कम है, क्योंकि एक दो परमाणु बम से ही वो पूरे राष्ट्र खत्म हो जाएंगे। पूरे उत्तर कोरिया को खत्म करने के लिए कितना बम चाहिए? 1 या 2, उससे ज्यादा नहीं। और अमेरिका को खत्म करने के लिए 50 चाहिए, रूस को खत्म करने के लिए 50 चाहिए, यूक्रेन को खत्म करने के लिए 2-3 पर्याप्त है, क्योंकि जो बम हिरोशिमा और नागासाकी में गिराया गया था उनको नन्हा मुन्ना कहते हैं, छोटा बालक। आज हाथी के आकार के, नन्हा मुन्ना की तुलना में हाथी, सोचिए इतने बड़े बड़े परमाणु बम बनाया जा चुका है। तो ये है शक्ति संतुलन स्थापित करने के उपाय। जहां तक शक्ति संतुलन का प्रश्न है, शक्ति संतुलन जब से राष्ट्रों के पास अस्त्र शस्त्र हुए हैं, आज से हजारों साल पहले से, तब से यह शक्ति संतुलन निरंतर चला आ रहा है। उतना दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। प्रथम विश्व युद्ध को देखिए। प्रथम विश्व युद्ध में 2 गुट बने, एक इंग्लैंड, फ्रांस, इटली वगैरह वगैरह। दूसरा गुट जर्मनी, ऑस्ट्रिया, टर्की। दोनों ने अस्त्र शस्त्र का खूब जखीरा बनाकर जमा लिया। जब अस्त्र शस्त्र हो जाते हैं तो उसका प्रयोग करने की भी इच्छा होती है राष्ट्रों के मन में। जब जर्मनी को पूरा विश्वास हो गया कि मेरे पास दुनिया के किसी भी देश की तुलना में ज्यादा अस्त्र शस्त्र हैं, तो उसने फिर प्रथम विश्व युद्ध की घोषणा कर दी। ऑस्ट्रिया के पक्ष में शुरू हो गया। जब तक शक्ति संतुलन था तब तक दोनों पक्ष चुपचाप थे। जैसे ही राष्ट्रों की इच्छा हुई, जैसे एक राष्ट्र की यह यकीन हो गया एक राष्ट्र को कि मैं इनको युद्ध में हरा सकता हूं, प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो गया। द्वितीय विश्व युद्ध के समय भी देख लीजिएगा, जब जर्मनी को पूरा विश्वास होगा कि मैं दुनिया को जीत सकता हूं, तब उसने किसी की परवाह किए बिना युद्ध की घोषणा कर दिया। सफलता मिलती, लेकिन ऊपर वाला भी देखता है। रावण में खूब सारी विशेषताएं उसने भर दी। एक राक्षसी तत्व भर दिया, और ये राक्षसी तत्व, ये नकारात्मक तत्व उसके 9 सकारात्मक गुणों को ऊपर हावी रहा। परिणाम स्वरूप रावण मारा गया। यही स्थिति हिटलर की थी। खैर, हिटलर में तो केवल एक ही गुण था कि वह जर्मनी के पुराने गौरव को स्थापित करना चाहता था। बाकी जितने भी उसने कार्य किए सब राक्षसी कार्य किए, और इसीलिए खुद तो खत्म हुआ ही, पूरे जर्मनी को भी बर्बाद कर डाला, पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया।
जिस प्रकार से आसमान में उत्पन्न होने वाला पुच्छल तारा पूरी दुनिया में तहलका मचाने के बाद खुद लुप्त हो जाता है, यही स्थिति जर्मनी की हिटलर के नेतृत्व में हुई थी। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के वर्षों में शक्ति संतुलन अभी तक बना हुआ है, विशेष करके बड़े राष्ट्रों के बीच। और जैसे बड़े राष्ट्रों के बीच शक्ति संतुलन खत्म होगा, समझिए तीसरा युद्ध शुरू हो जाएगा। लेकिन कोई किसी से कम नहीं है। अमेरिका और रूस, अमेरिका और चीन, तनावपूर्ण शांति। जैसे हमारे भारत में दंगे होते रहे हैं, तो दंगों को किस प्रकार से मैनेज किया जाए, उसको नियंत्रित कैसे किया जाए, सरकार के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। समाचार आता है स्थिति तनावपूर्ण लेकिन नियंत्रण में है। स्थिति तनावपूर्ण है लेकिन नियंत्रण में है, तो तनाव को समाप्त करिए ना। तो शुरू से ही राष्ट्रों के संबंध में शक्ति संतुलन एक मुख्य कारक रहा है। चाहे गठबंधन करके हो, संधि समझौता करके हो, फूट डालो शासन करो की नीति से हो, क्षतिपूर्ति की दृष्टि से हो, या उसको सहायता करने की दृष्टि से हो, हस्तक्षेप या हस्तक्षेप न करके हो, किसी भी प्रकार से शक्ति संतुलन अंतरराष्ट्रीय राजनीति का मुख्य तत्व रहा है। इसी से हम लोग आज सुरक्षित हैं। देखें तो प्रासंगिकता आवश्यक है। इसकी प्रासंगिकता यह है कि जब तक शक्ति संतुलन है तब तक दुनिया में शांति बनी रहेगी, भले ही तनावपूर्ण हो। राष्ट्र है, हर राष्ट्र की अलग अलग महत्वाकांक्षा होती है। हर राष्ट्र अपने राष्ट्रीय हित को पूरा करने के लिए हमेशा तत्पर रहता है, तो स्वाभाविक है दूसरे राष्ट्र के साथ टकराव होगा। यदि टकराव होगा तो शक्ति संतुलन की आवश्यकता पड़ती है कि टकराव का परिणाम क्या होगा। आज भारत और पाकिस्तान आपस में टकराने से बचते हैं, क्योंकि पाकिस्तान की नीति है युद्ध मत करो लेकिन युद्ध की स्थिति बनाए रखो। क्योंकि 1948 के युद्ध में, 1965 के युद्ध में, 1971 के युद्ध में, तीनों युद्ध में पाकिस्तान इस बात को जान चुका है कि भारत को जीतना संभव नहीं है। भले कूटनीतिक मेजों में बैठकर वह जीत गया है, लेकिन यह समझ गया है कि भारत को जीतना संभव नहीं है। यदि भारत को जीत नहीं सकते, भारत पर आक्रमण नहीं कर सकते, युद्ध नहीं कर सकते, तो युद्ध की स्थिति बनाए रखो। युद्ध की स्थिति बनाए रखने का मतलब क्या है? ऐसा वातावरण बना दो, ऐसा काम करो कि भारत एकदम से गुस्सा होकर हम पर आक्रमण कर देगा। और यदि भारत हम पर आक्रमण करेगा तो हमको भारत को दुनिया में बदनाम करने का मौका मिल जाएगा। देखो पहली गोली भारत ने चलाई है, हम तो केवल हमला का जवाब दे रहे हैं। युद्ध की स्थिति बनाए रखो। और चूंकि आज दोनों पक्षों के पास परमाणु बम है, और तब फिर स्थिति तनावपूर्ण है लेकिन शांति है। अब देखें लाभ कि शक्ति संतुलन से लाभ क्या है। पहला है युद्धों को रोकने में सहायक। बिल्कुल सही है, युद्धों को रोकने में सहायक है कि अभी तक जितने भी युद्ध हुए हैं बैलेंस ऑफ पावर लड़खड़ाया है, तो यह युद्ध को रोकने में सहायक है। दूसरा राष्ट्र की सुरक्षा, कि राष्ट्र अपनी सुरक्षा के लिए दूसरे देशों के साथ संधि समझौता और गठबंधन स्थापित करते हैं। कि जब सोवियत संघ अपना प्रसार करता गया सेकेंड वर्ल्ड वॉर की समाप्ति के तत्काल बाद, तो उसने पूर्वी यूरोप के सभी देशों में साम्यवादी शासन की जबरदस्ती स्थापना कर ली। पश्चिमी यूरोप के देशों में खलबली मच गई कि आज सोवियत संघ पूर्वी यूरोप के देशों में काबिज हो चुका है, साम्यवाद की स्थापना इन देशों में हो चुकी है, कहीं ये पश्चिम यूरोप की तरफ न बढ़ जाए।
इसलिए अमेरिका ने इन सबको मिलाकर के नाटो सीटो सेंटो बनाया, नाटो बनाया, सीटो सेंटो अलग अलग बनाया। तो ये युद्धों को रोकने में सहायक है, राष्ट्र की सुरक्षा के लिए यह आवश्यक है। तीसरा है, किसी राष्ट्र के मनमाना व्यवहार पर अंकुश लगाता है, क्योंकि एक राष्ट्र यदि ज्यादा शक्तिशाली, शक्ति संपन्न होने की कोशिश करेगा तो उसके विरोधी गुट वाले राष्ट्र और शक्ति बढ़ाएंगे। अभी दुनिया में जो भी चल रहा है, जिन दो राष्ट्रों के बीच संघर्ष अभी चल रहे हैं, एक नागनाथ है, दूसरा सांपनाथ है, कोई किसी से कम नहीं। तो एक राष्ट्र के मनमाना व्यवहार पर अंकुश लगाने के लिए शक्ति संतुलन आवश्यक है। फिर एक की अधिक महत्वाकांक्षा पर अंकुश। हो सकता है एक राष्ट्र अपनी महत्वाकांक्षा को बहुत ज्यादा बढ़ा देवे, तब वो क्या करेगा, दूसरे राष्ट्र पर आक्रमण करेगा। आज उत्तर कोरिया बिना समय गंवाए दक्षिण कोरिया पर आक्रमण कर सकता है, लेकिन क्यों रुका हुआ है? क्योंकि दक्षिण कोरिया में अमेरिकन सेना काबिज है, क्योंकि जापान में अमेरिका के सेना निवास करती है। दक्षिण कोरिया और जापान की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी अमेरिका की है, और इसीलिए उत्तर कोरिया इनकी ओर आंख उठाकर देखने की हिम्मत नहीं करता। चीन ताइवान की ओर देखता तो है, लेकिन आक्रमण करने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि ताइवान की सुरक्षा अमेरिका गारंटी देता है। तो मनमाना व्यवहार पर अंकुश लगाता है। फिर है छोटे राज्यों की सुरक्षा। छोटे छोटे राज्य मिलकर के अपनी सुरक्षा निश्चित करते हैं, गठबंधन करके, आपस में मिलकर के। सोचिए कि 14वीं शताब्दी में स्विट्जरलैंड के छोटे छोटे कैंटन, ये इन कैंटनों, 3 कैंटनों ने मिलकर के ऑस्ट्रिया के आक्रमण का जवाब दिया था। स्विट्जरलैंड में बिल्कुल छोटे छोटे कैंटन हैं। समझिए कि उस जमाने में 1 लाख 2 लाख की जनसंख्या थी इनकी, स्वतंत्र राज्य थे, और ऑस्ट्रिया इन पर आक्रमण कर देता था, इनको तहस नहस कर देता था। तो 14वीं शताब्दी में स्विट्जरलैंड के 3 कैंटनों ने मिलकर के समझौता किया, ऑस्ट्रिया के आक्रमण का जवाब दिया, ऑस्ट्रिया को परास्त कर दिया। 3 कैंटनों ने मिलकर के जब ये काम किया, उनको सफलता जब मिली, तो आसपास के 2-3 कैंटन और सम्मिलित हो गए। 20-30 साल के बाद फिर से ऑस्ट्रिया ने इसका बदला लेने के लिए आक्रमण किया। पहले 3 को परास्त नहीं कर सका, अभी तक 6-7 हो गए थे कैंटन। दोबारा हारा ऑस्ट्रिया। परिणाम यह हुआ कि उस गठबंधन में, स्विट्जरलैंड के कैंटनों के गठबंधन में, कैंटनों की संख्या 13-14 हो गई। तो देखिए, छोटे छोटे राष्ट्र मिलकर के सुरक्षा के लिए गठबंधन करते हैं, और गठबंधन से शक्ति संतुलन की स्थापना होती है। फिर 6वां, अंतरराष्ट्रीय शांति के लिए आवश्यक है। यूनाइटेड नेशंस की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि तीसरा विश्व युद्ध को वह अभी तक रोका हुआ है। छोटे मोटे युद्ध, छोटे स्तर पर युद्ध हमेशा होते रहेंगे। दुनिया में हर दिन कहीं ना कहीं गोली जरूर चलती है, और अभी तो यूक्रेन और सोवियत संघ के बीच युद्ध भी चल रहा है। दुनिया वाले, कोई भी देश इसको रोक नहीं पा रहे हैं। लेकिन शक्ति संतुलन अंतरराष्ट्रीय शांति के लिए आवश्यक है। 7वां, यूएनओ की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि यूएनओ क्या करता है, कभी भी यदि युद्ध होते हैं, 2 राष्ट्रों पे तनाव होता है, तो उन दोनों पक्षों को बुलाता है, और दोनों पक्षों को बुला करके यदि 5 बिग 5 सहमत हैं, तो सबसे पहले एक प्रस्ताव पारित होता है कि आप तत्काल युद्ध विराम की घोषणा करें और आइए बात करें। एक्चुअली यूनाइटेड नेशंस की नीति यही है
कि यदि दो युद्धरत पक्ष हैं तो आप सबसे पहले युद्ध बंद करिए, युद्ध विराम करिए और आइए बात करते हैं। और यदि बात से काम न बने दोबारा लड़ लेना, दोबारा लड़ लेना। लेकिन सोचिए, एक बार जब युद्ध बंद हो गया, वार्ता असफल हो गई, तो क्या उसी जोश और उत्साह से दूसरी बार लड़ाई हो सकती है? नहीं हो सकती। मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ता है। लेकिन बिग फाइव सहमत हो तब ना। तो यूएनओ की भूमिका शक्ति संतुलन के लिए महत्वपूर्ण हो जाती है। फिर देखें आलोचना। अब आलोचना तो होगी ही। सबसे पहला है, यह अधिक शक्ति जुटाने की प्रेरणा देता है। अधिक शक्ति जुटाने की प्रेरणा कैसे? अमेरिका ने रीगन के शासनकाल में घोषणा की कि वह न्यूट्रॉन बम बनाएगा। न्यूट्रॉन बम, एक बम से पूरी दुनिया खत्म, एक बम से। सोवियत संघ से पूछा गया, अमेरिकन न्यूट्रॉन बम का आपके पास कोई काट है, उसका मुकाबला करने के लिए आपके पास कुछ है? सोवियत संघ ने कहा कि हम जो काम आज न्यूट्रॉन बम बना करके अमेरिका कर रहा है, हम तो 25 साल पहले कर चुके हैं। पहले से कर चुका था वो। सोवियत संघ छिपा रुस्तम था, बताता नहीं था, लेकिन सब काम करता था। तो यह राष्ट्रों को अधिक शस्त्रीकरण की ओर प्रेरित करता है, क्योंकि कंपटीशन होता है राष्ट्रों के इस कंपटीशन में, फिर और किसी चीज दूसरे चीज को देखा नहीं जाता। फिर भय और अशांति का वातावरण, भय और अशांति, तनावपूर्ण शांति। स्थिति तनावपूर्ण लेकिन नियंत्रण में है, क्योंकि अस्त्र शस्त्र का प्रयोग कोई भी पक्ष कर सकता है। अभी थोड़े दिन पहले जो बाइडेन ने पाकिस्तान के बारे में कहा था, पाकिस्तान एक बहुत खतरनाक देश है। कैसे, क्यों? क्योंकि पाकिस्तान में राजनीतिक अस्थिरता चल रही है, और यदि सरकार शक्तिशाली और अच्छी संगठित नहीं हुई तो उसके अस्त्र शस्त्रों पर आतंकवादी कब्जा कर सकती हैं। और इन आतंकवादियों को कौन रोकेगा? कोई रोक नहीं सकता। यदि उनके हाथ में परमाणु बम लग गया, फिर दुनिया खत्म। फिर यह युद्धों का कारण है। यह युद्ध को रोकता नहीं है, युद्धों का कारण है। क्योंकि जब अस्त्र शस्त्रों का एकत्रीकरण ज्यादा हो जाता है तो उसका प्रयोग करने के लिए राष्ट्र बहुत लालायित हो जाते हैं। क्या अमेरिका जापान को किसी दूसरे तरीके से युद्ध बंद करने के लिए बाध्य नहीं कर सकता था? कर सकता था, लेकिन उसने परमाणु बम चूंकि हासिल कर लिया था, इसलिए अमेरिका ने कहा चलो हो जाए एक बार क्या 2 बार उसने प्रैक्टिकल करके बता दिया, देखो मेरे पास ये हो गया है। तो शक्ति संतुलन युद्धों को रोकता नहीं है, युद्धों का कारण बनता है। फिर यह निरंतर चलने वाला संघर्ष है, सतत संघर्ष की स्थिति। जैसे हॉब्स ने कहा था, प्राकृतिक अवस्था में सबके साथ सबका संघर्ष, सब आपस में लड़ रहे हैं। सोचिए कि आज तक दुनिया में अस्त्र शस्त्रों पर जितना खर्चा किया गया है, यदि उतना खर्च, उस राशि का उपयोग यदि जन कल्याण के लिए किया जाता तो पूरी दुनिया स्वर्ग बन जाती है। लेकिन नहीं किया गया, क्योंकि दुनिया स्वर्ग बन जाएगी तो दुनिया वाले सब स्वर्गवासी हो जाएंगे। इसलिए ये देश अभी तक इसको रोक करके रखे, नहीं, दुनिया के वालों को स्वर्गवासी नहीं बनाना है। जितना पैसा खर्चा युद्ध में होता है, युद्धक सामग्री के निर्माण में जितना धन खर्च होता है, उतना अन्य किसी भी काम में नहीं होता। लेकिन युद्ध तो युद्ध है। और तनावपूर्ण शांति,
दुनिया में तनावपूर्ण शांति बनी रहती है। तनाव है तो फिर शांति का मतलब क्या हुआ? शांति तो शांति होती है, लेकिन तनाव है, तनाव में जीने का मतलब क्या है? यह है बैलेंस ऑफ पावर। जहां तक निष्कर्ष का प्रश्न है, यह आवश्यक भी है, उपयोगी भी है। आवश्यक इसलिए ताकि दुनिया को युद्धों से रोका जा सके, और उपयोगी इसलिए ताकि छोटे बड़े सभी राष्ट्रों की सुरक्षा सुनिश्चित किया जा सके। और इस प्रकार से यह बैलेंस ऑफ पावर का चैप्टर समाप्त हुआ। आप सभी को धन्यवाद।